वेलकम टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों, जो मॉडल आंसर का डिस्कशन आपको कराया जा रहा था उसमें डे 1 का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, बाकी के डे 7 तक क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। ठीक है, इनका वीडियो डिस्कशन जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आज हम डे 2 का जो है डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ 2 प्रश्नों को देखते देखते हम कुछ कॉपियाँ भी देखेंगे स्टूडेंट की, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है या क्या उससे सीखा जा सकता है, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख संग्रहालयों का वर्णन करते हुए उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। ठीक है, संग्रहालय के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी है और महत्व को बताना है। ठीक, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताना है ये, क्योंकि आपका पेपर यूपी स्पेशल है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको अपनी बात कहनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भूमिका से। भूमिका कैसे लिखनी है ये हम देख सकते हैं। इसमें लिखा है, संग्रहालय कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की कलाकृतियों एवं अन्य वस्तुओं का संग्रहण, संरक्षण, प्रदर्शन का विशेष स्थान होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, संग्रहालय की एक परिभाषा बता दी। ठीक, नॉर्मल एक परिभाषा लिख दी और इससे स्टार्ट कर दिया, तो जो एग्ज़ामिनर है वो समझेगा हाँ संग्रहालय क्या होता है, एटलीस्ट स्टूडेंट को पता तो है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम एक सुंदर सा मैप बनाएंगे। इस तरह से भी बना सकते हैं आप, इससे सुंदर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैप रहता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर पे, ये आपको एक्सपीरियंस बात बताई जा रही है। ठीक है, इसका एक्सपीरियंस है, मार्क्स मिले हैं इसलिए बताई जा रही है। तो देख सकते हैं यूपी का एक मैप बना हुआ है, इसमें इन्होंने जो है जहाँ जहाँ संग्रहालय हैं, ये मेजर संग्रहालय की बात हो रही है। ठीक है, वो दिखा दिए गए हैं, 4, 5, 6 आप जितने भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। ये कुछ प्रमुख हैं तो उसको मैप में दिखा दिया गया, तो आप इसमें दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 87 संग्रहालय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख संग्रहालय निम्नलिखित हैं। तो टोटल जो संग्रहालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में है वो 87 है। ठीक है, उसमें से कुछ को हम लोग जो है बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय पहला है। ठीक, 1931 में नगर संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। पुरातत्व सामग्री, पत्थर, कांच, लकड़ी, धातु मूर्ति आदि शामिल हैं इसमें। ठीक है, इसी तरीके से थारू जनजाति उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय है। ठीक है, ये दोस्तों 2023 का करंट अफेयर का जो है कुछ प्रश्न है एक हिसाब से। ठीक है, और ये अभी बनाया जा रहा है। ठीक है, निर्माणाधीन है। ठीक है, तो एक ये भी है। तो जहाँ कहीं आपको मौका मिले करंट अफेयर ऐड करने का, आप बेशक ऐड करें उसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद विधि संग्रहालय 3rd नंबर पे। इसे वर्ष 1966 में न्यायिक अभिलेख की प्रदर्शनी के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, चौरा चौरी क्रांति, इंदिरा गांधी के चुनावी संबंधी इतिहास आदि। देखिए, आपको बहुत डिटेल में ज़रूरी नहीं है लिखना। ठीक, आप नॉर्मल से 2-3 पॉइंट किसी भी जो है संग्रहालय के बारे में लिख के नेक्स्ट को बता सकते हैं। इसी तरह कम से कम आप 4 या 5, जैसे अगर 200 शब्दों का प्रश्न है, ठीक है, तो एटलीस्ट 5 से 6 संग्रहालयों पर आप चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए कि 125 शब्द का है, ठीक है, तो आप जो है 4 को बताइए, 4 से 5 को बताइए और फिर उस प्रश्न के नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से ये राष्ट्रीय दलित स्मारक है जो कि नोएडा में अवस्थित है। कबीर, ज्योतिबा फूले और अन्य अम्बेडकर टाइप सभी बिरसा मुंडा आदि की मूर्तियों के लिए जो है ये संग्रहालय बना हुआ है, स्मारक टाइप है। ठीक है, उसी तरह 1857 स्मारक संग्रहालय लखनऊ में अवस्थित है। राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में अवस्थित है। इसी तरह झांसी संग्रहालय चंदेल वंश का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ तस्वीरें इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब प्रश्न का जो दूसरा भाग था पार्ट 2, ठीक है, उसको देख लेते हैं। पार्ट 2 में क्या था कि महत्व बताना है संग्रहालयों का। ठीक है, तो महत्व देख लेते हैं। ठीक है, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय ज्ञान के स्रोत होते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें जो भी जो है चीज़ें रखी गई हैं वो प्रामाणिक तौर पर ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो उनसे उनकी प्रामाणिकता साबित होती है। दूसरी बात है कि सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को इकट्ठा करना, संरक्षित करना, शोध करना, इन्हें प्रदर्शित करना, ये सारी चीज़ें भी जो है संग्रहालय के होने से फ़ायदे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सारनाथ संग्रहालय 1910 में जो है ये बना। ठीक,
उसी प्रकार इसका उद्देश्य क्या था, बौद्ध संपदा संबंधी अध्ययन को बढ़ावा देना। तो ये भी महत्वपूर्ण है पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रदेश की सभ्यता संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाहिर सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी थी, उसके जो भी औजार हैं या जो भी स्थापत्य के बारे में पता चला है हमें, आज उन्हीं जानकारी की वजह से उस सभ्यता की हमें जानकारी है ना। तो कहीं ना कहीं इनको संग्रहालय में रखने का ये फ़ायदा है कि आप जो है अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में नॉलेज दे सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक। इसके बाद क्या है, एक्चुअली पेज ऊपर नीचे हो गया है तो उसको आप ध्यान ना दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अन्य महत्व क्या हो सकते हैं, लोगों में जिज्ञासा एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में। जाहिर सी बात है कि अब जब संग्रहालय पर्यटन की हम बात करेंगे तो जिनके मन में जिज्ञासा है अपनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों चीज़ों को देखने का, तो उनको जो है हम उनके लिए संरक्षित कर सकते हैं। खैर, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में, ये पॉइंट अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भावी पीढ़ी कैसे जानेंगी हमारी पुरातन चीज़ों को, तो संग्रहालय के माध्यम से जान सकती हैं। इतिहास के रक्षक एवं इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में सहायक हैं। जाहिर सी बात है कि गुप्त काल में क्या हुआ, मौर्य काल में क्या हुआ, आज हम जो जान पा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जानकारी हमें कैसे मिल रही है, ठीक है। तो संग्रहालय में जो उनके काल से रिलेटेड वस्तुएँ हैं, उनके बारे में जो जानकारियाँ हैं, उनसे कड़ियाँ जुड़ रही हैं, ठीक है। संग्रहालय स्थानीय प्रदेश के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान कैसे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए संग्रहालय है, लोग देखने आते हैं, टिकट वगैरह लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि तो हो ही रही है। साथ ही पर्यटन को आकर्षित करने में भी तो रोज़गार पैदा होगा, पर्यटन अगर रहेगा, ठीक है। तो ये तो अन्य महत्व हो गए। उसके बाद क्या है, रोज़गार पैदा करने में ये बात होगी, सॉरी, चुनौतियाँ क्या हैं कि संग्रहालय में कर्मचारी की कमी। अब कर्मचारी ज़्यादा नहीं है, ठीक, तो वस्तुओं का रखरखाव की समस्या कैसे मैन हैंडल होंगे वो। दूसरा, संग्रहालयों के प्रति लोगों में कम होती उत्सुकता। आजकल लोग इंटरनेट पर वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू वहाँ जाकर संग्रहालयों की चीज़ों को जानने और समझने में, है ना। तो उत्सुकता की भी कमी है, यानी इनको एक प्रॉपर प्रमोशन की ज़रूरत है ना। इसके बारे में सरकारी कुछ प्रयास होने चाहिए, ठीक है, जागरूकता अभियान होने चाहिए, कई चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा क्या है, सरकार के प्रयास क्या हैं, सरकार ने भी कुछ प्रयास किए हैं, ठीक है। जैसे जतन नामक एक आभासी सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, ठीक है। इसमें डिजिटली सारी जो जानकारियां हैं या स्थापत्य के बारे में या जितनी भी तरह की पुरानी वस्तुओं के बारे में या किसी काल के संदर्भ में कोई जानकारी है, वो इस जतन नामक डिजिटल सॉफ्टवेयर में होंगी और लगभग भारत के सभी संग्रहालयों में इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक। इसके अलावा यूपी द्वारा बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय का विकास किया जा रहा है। थारू जनजाति के संदर्भ में जो भी जानकारी या विशेषताएं हैं वो इस संग्रहालय में जो है संग्रहित की जाएंगी, ठीक, संरक्षण किया जाएगा उनका। इसके अलावा क्या, भारत सरकार ने 2013 में संग्रहालय अनुदान योजना भी चलाई थी, यूपी लाभान्वित भी हुआ था उससे। इसमें जो है सरकार कुछ जो है अनुदान देती है इनके संरक्षण और रखरखाव को लेकर के, ठीक। तो ये भी चीज़ें ठीक है। अब हमारा आ जाता है निष्कर्षता उत्तर प्रदेश के संग्रहालय जीवंत कैनवास की तरह हैं। ये गौरवपूर्ण सभ्यता संस्कृति का संरक्षण करते हैं, अतः प्रदेश सरकार को इसके निमित्त हर एक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक। अब ये आपका एक पॉजिटिव निष्कर्ष आ गया, ठीक। आपने बता दिया कि ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, जीवित कैनवास की तरह हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है कोई भी पॉइंट हो सकता है, बस वो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक। तो इसमें ये बातें लिखी हैं और प्रदेश सरकार को इसके निमित्त काम भी करना चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो ये आपका कुल मिलाकर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर होता है, ठीक। तो अब एक चीज़ और भी आपको बतानी थी, जैसे मेन बात क्या है, जैसे मान लीजिए ये 200 वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 200 वर्ड में आपने 3 पेज मिले, आपको मेन एग्ज़ाम में भी 3 पेज मिलेंगे, ठीक है। 3 पेज आपको ये मिलेंगे, इसमें आपको करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये 125 शब्द में आया होता, ठीक, मान लीजिए ये 125 शब्दों में आया होता, तो ये जो मॉडल आंसर है आपका,
इसमें हमने ये कोशिश पूरी की है कि अगर 125 शब्द में भी आए तो आपके पास पर्याप्त मैटर हो, यानी अगर प्रश्न की कुछ भी प्रकृति बदलती है, विशेषता हो गया, महत्व पूछ लिया या और कुछ भी संदर्भित चीज़ पूछ ली, तो इस प्रश्न के माध्यम से, इस मॉडल आंसर के माध्यम से आप संग्रहालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आसानी से कर सकें, चाहे वो 125 शब्द का हो और चाहे 200 शब्दों का हो। ठीक है, तो यहाँ इसलिए इस तरह से एक्सप्लेन करके थोड़ी बातें रखी गई हैं। ठीक है, अब 125 शब्द का आएगा तो आप उसी हिसाब से उसमें कुछ कम कर लेंगे शब्दों को। ठीक, वैसे भी 2 पेज की जगह ही मिलेगी, अगर 125 शब्द का कोई प्रश्न आता है तो 2 पेज से ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी आपको, तो उसी में आपको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश के विशेष भूमिका रही, चर्चा करें। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका मॉडल आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये आपकी भूमिका हो गई। भूमिका मैंने हमेशा से बताया है कि 3 से 4 या 4 से 5 लाइनों में ही लिखें। ठीक, इन 3 से 4 लाइनों में या 4 से 5 लाइनों में आप एक प्रभावी भूमिका लिखें। ठीक, जो डायरेक्टली इस प्रश्न को चिन्हित करती हो। ठीक, ताकि इसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर को लगे कि आपको इस संदर्भ में चीज़ें पता हैं और आगे उसका मन भी करे पढ़ने को। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं हम। वैदिक काल में कई छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर 16 महाजनपद का निर्माण हुआ, जिसमें 8 महाजनपद कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। तो अब यूपी स्पेशल का प्रश्न भी है और यूपी शब्द भी आपका आ गया, तो ये आपका पेपर 5 का प्रश्न का आंसर लग रहा है। भूमिका तो एटलीस्ट लग रही, प्रश्न तो अभी हम बाद में करेंगे। ठीक, तो डिफरेंस को समझिएगा। अगर मान लीजिए पेपर 1 है, ठीक, पेपर 1 का GS 1 का पेपर है मान लीजिए, ठीक, तो वहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश शब्द नहीं आएगा, बाकी सेम आप लिख देंगे, आपकी वहाँ की भूमिका हो जाएगी। लेकिन जैसे ही GS पेपर 5 की बात की जाएगी, है ना, तो आपको उत्तर प्रदेश का एक शब्द जोड़ना ज़रूरी हो जाएगा, ताकि डिफरेंस पता चल सके कि ये पेपर 5 है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार इन 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद कौशल, काशी, मल, वत्स, चेदी, सूरसेन, कुरु और पांचाल शामिल हैं। ठीक है, अब आपने मेन बॉडी शुरू कर दी है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये आपका एक सुंदर सा मैप हो सकता है, आप इससे सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ इन महाजनपदों की लोकेशन है वो आप जो है पॉइंट आउट करके एक मैप बना सकते हैं। ठीक, इस तरह के मैप बना देने से +½ तो आपका तुरंत समझिए मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसका फ़र्क पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे हमने मेन बॉडी में क्या किया है कि ये जो है कौशल, मल, काशी, वत्स, जितने भी 8 महाजनपद हैं, इनके बारे में 2-2, 3-3 इन्फॉर्मेशन, जैसे किस क्षेत्र में अवस्थित हैं ये बता दिया। जैसे ये कौशल है, अवध क्षेत्र में अवस्थित है, इनकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत ये बता दिया, या एक कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ के संदर्भ में बात बता दीजिए। जैसे महाजनपद का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है ना, तो ये आपने कौशल के बारे में बता दिया। इसी तरह मल्ल के बारे में आप बता देंगे, देवरिया या उसके आसपास के क्षेत्र में है। राजधानी बता सकते हैं पावापुरी, कुशीनगर, जहाँ पे बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, उसी तरह काशी है। ठीक, इन्फॉर्मेशन आपने थोड़ी सी दे दी, 2-2, 3-3 लाइन की। ठीक है, कौशाम्बी वत्स की राजधानी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चेदी, सूरसेन, इन सब के बारे में 2-2, 3-3 लाइन में बता दिया। और फिर आगे आप क्या निष्कर्ष देख लेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार 16 महाजनपद में से 8 उत्तर प्रदेश में विकसित हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्राचीन राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दर्शाता है। मतलब एक ऐसा निष्कर्ष आपको लिखना है जिसमें फ्लो बना रहे, ठीक, और आगे का हो, वे फॉरवर्ड टाइप का भी हो। ठीक, तो इस तरीके से आपको एक निष्कर्ष लिख देना है। अच्छा, ये 125 शब्द का प्रश्न है आपका। ठीक है, 125 शब्द का प्रश्न है। इसके लिए आपको 2 ही पेज मिलेंगे मेन एग्ज़ाम में, इतना समझ के रखिएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। अब इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ में यही लिखा जा सकता है, इससे आगे आप इस प्रश्न में क्या ही लिखेंगे। तो ये आपका
तैयार है। अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 200 शब्दों में आ जाता है, 200 शब्दों में प्रश्न अगर आ गया, ठीक, तो आप ये लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो है महाजनपद, 8 महाजनपद जो हैं ये क्यों मतलब इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो उसमें आप पॉइंट अलग अलग बता सकते हैं कि नदी घाटी वाली बात बता सकते हैं, ठीक है, और संसाधन यहाँ रिसोर्सेज कितने थे, ये सब चीज़ें बता सकते हैं, है ना। तो इस तरह के 2 3 4 5 पॉइंट आप इसमें भी बता सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कब, जब 200 शब्दों में प्रश्न आए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे दोनों मॉडल आंसर के प्रश्न कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब टाइम है कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी देखने का, जिसमें उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहली कॉपी है अंकित जी की, डे 2 की अंकित जी की कॉपी है। दोस्तों इस कॉपी को यहाँ पर इसलिए लिया हुआ है ताकि इसमें ये बताया जा सके, जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट की है, या बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1-2 मीन्स दे रखे हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया है, या जिन्हें नहीं भी आइडिया है, या जिन्हें पता है भी तो उनके लिए भी एक जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉपी के स्क्रीनशॉट को लेने का मतलब ये था कि इन्होंने भूमिका बहुत अच्छी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं भूमिका में। इन्होंने क्या किया है कि ये जो इंट्रो है इसमें और मेन बॉडी का ये जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसके बीच में स्पेस नहीं दिया है, तो उससे होता क्या है कि ये भूमिका का ही कंटिन्यूएशन सा दिखता है, ठीक है। जिससे ये होगा कि पूरा पैराग्राफ चल रहा है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके अपनी हेडिंग डालें और फिर आगे लिखें, ठीक। एक तो ये बात इसमें बतानी थी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप मेन बॉडी लिख रहे हैं और उसमें कोई भी पॉइंट या हेडिंग डाल रहे हैं तो कोशिश करिए उसे ऐसे एरो से 1 2 3 4 6 पॉइंट्स बताएं। हालांकि ये पॉइंट ज़रूरी नहीं 1 लाइन के ही हों, 2 लाइन 2.5 लाइन के भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें आपका एक टाइम बचता है, मैक्सिमम आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक, मैक्सिमम पॉइंट भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, पैराग्राफ में क्या होता है कि आपका एक पैराग्राफ इतना बड़ा हो जाता है कि आपका नीचे स्पेस नहीं मिलता, फिर प्रश्न छूटने की भी दिक्कत हो सकती है। तो आप इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो एक बात तो ये आपको पता चल गई, ठीक है। दूसरी कॉपी देख लेते हैं किसकी है। दूसरी कॉपी है सौनक जी की, ठीक है। तो इनकी कॉपी शानदार थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इन्होंने अच्छा लिखा था प्रश्न। इनकी भूमिका में एक पॉइंट ऐड कराना था, जैसे इन्होंने संग्रहालयों का वर्णन करते हुए उनके महत्व को रेखांकित करने वाले प्रश्न में इन्होंने लिखा कि एक संग्रहालय समाज की सेवा और उसके विकास में एक गैर सरकारी संस्था है जो शिक्षा, अध्ययन के लिए मानवता की मूर्त व अमूर्त विरासत को संरक्षित करता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक परिभाषा संग्रहालय की लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आउट ये किया गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कई संग्रहालय को देखा जा सकता है। अगर आप ये लाइन जोड़ देते हैं तो सीधे ये पेपर 5 का आंसर लगने लगता है, ठीक है, भूमिका लगने लगती है। तो जो मैं ये कह रहा था कि यूपी स्पेशल का अगर पेपर है पेपर 5, तो उसके लिए आप जहाँ तक संभव हो सके आप उत्तर प्रदेश का संदर्भ अवश्य जोड़ें, ठीक, ताकि लगे कि ये पेपर 1 का मॉडल आंसर नहीं है, पेपर 1 का आंसर नहीं है बल्कि पेपर 5 का है, ठीक। तो ये कॉपी इसलिए यहाँ पर दिखाने के लिए बताई गई थी। बाकी इन्होंने अपना प्रश्न बहुत ही शानदार लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कॉपी देख लेते हैं, दीक्षा जी की है। तो इनकी कॉपी इसलिए रखी है कि इन्होंने बहुत बेहतरीन आंसर राइटिंग की थी इस वाले प्रश्न में, ठीक है। इंट्रो इन्होंने शानदार लिखा था जैसा कि अपेक्षित था, और मैप भी बनाया है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इस कॉपी में ये बताने की कोशिश की गई थी कि आप इस तरह से भी पॉइंट वाइज बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वही पैटर्न फॉलो करें, है ना। तो इस तरह से पॉइंट वाइज अपनी बातें बता करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चूँकि 125 शब्दों का था तो आप इस तरह के पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। पैटर्न बहुत से हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में एक समस्या है प्रश्न के छूट जाने की। आप 17-18 क्वेश्चन बहुत हद से हद कर पाएंगे, 20 कंप्लीट होने में समस्या आ जाएगी, ठीक है। बल्कि ये ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
अब इधर यहाँ है कि इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक परिस्थितियों के चलते महाजनपद के उदय का स्थल बना। यहाँ लोहे की उपलब्धता खोज से लोग ग्रामीण जीवन नगरीय जीवन की ओर बढ़ें। तो इन्होंने बेसिकली एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में ये महाजनपद क्यों बने, ठीक, उनके उदय होने का कारण क्या था। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। जब मान लीजिए 200 शब्दों का प्रश्न आए तो आप इसे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वैसे भी ऐड कर सकते हो आप, डिपेंड करता है कि आपने ऊपर के कंटेंट में जगह कितनी ली है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि नदियों की अधिकता के कारण, वो तो ऊपर का पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अत्यंत समृद्ध होते हुए लोहे की, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका यही कारण है रहा कि सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश बिहार में महाजनपदों का उदय हुआ, जिसे हड़प्पा सभ्यता के बाद द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। आप देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक लाइन है और अच्छी लाइन है, ठीक। इस पे आपको जो है सीधे सीधे नंबर मिल सकते हैं इस तरह की लाइन में, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण तो हुआ ही था महाजनपद काल का। तो ये भी पैटर्न अच्छा है, निष्कर्ष अच्छा है। ऐसे भी आप 1-2 पॉइंट लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों ये कुछ कॉपी हो गई हैं और 2 मॉडल आंसर आपको डिस्कस हो ही चुके हैं, ठीक है। कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना है ये आपको बताया गया है, ठीक। और लास्ट में क्या है देख लेते हैं। लास्ट में ये चीज़ें आपको पता ही है, योद्धा बैच चल ही रहा है, डे 7 कंप्लीट हो चुका है, ठीक। 200 प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस ये आपको करवाई जा रही है। ये आपके लगभग 90 दिन का प्रोग्राम आपका चलेगा, इतने में आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दूसरा ये मंथली वाला प्रोग्राम है, तो 22 डे आपके और 8 वीडियो डिस्कशन भी होंगे, मिलेंगे, ठीक है। बाकी फ़ीस आपको पता ही है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए एक नए मॉडल आंसर के साथ, और डे 7 तक का जल्दी ही वीडियो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।